हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले जो भी हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। यहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में गाइस। तो वीडियो पर बने रहे गाइस, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। जो कि हमारे सेटबैक डिस्टेंस है, हाइट के रिलेटेड जो भी हमारे बिल्डिंग की हाइट है उसके बारे में आज डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारे प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है हमारे फ्लोर प्लान्स में। ओके, जो भी आप जब भी आप प्लान बनाते हो तो आपको एफएसआई निकालना पड़ेगा, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम आज देखते वाले गाइस। और लास्ट में कुछ प्लान डिस्कस करेंगे एंडिंग में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी गाइस, आपको कुछ आइडिया मिल जाएगी उससे। जो भी हमारे रूम साइज जैसे कितनी होनी चाहिए मिनिमम, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया कितना होना चाहिए उसका, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन्स, हॉल, टॉयलेट, बाथ, इतना इसका जो भी मिनिमम मीटर स्क्वायर में जो भी एरिया है वो डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में। ओके, वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे बिल्डिंग हाउसेस के लिए जो भी प्लान्स है गाइस, अपार्टमेंट, टेरेस हाउस, डुप्लेक्स हाउस, जो भी सेमी डिटैच बिल्डिंग, डिटैच बिल्डिंग्स, हाउसेस, उसके बारे में भी हम देखेंगे। एक प्लान दिखाई दिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा गाइस। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, एंडिंग तक देखना है, उसे मिस मत करना गाइस, क्योंकि एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस। जैसे कि हम देखेंगे लोड बेरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर, उसके जो भी कंपैरिजन है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक साइट इंजीनियर के लिए। एक अगर कंपोजिट स्ट्रक्चर, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, इसका डिफरेंस मेन है गाइस, जो कि आप हम लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे जो भी हमारे बिल्डिंग के जो भी टाइप से उसके प्लानिंग कैसे करते हैं, उसमें डेवलप प्लान से एलिवेशन सेक्शंस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उसके बारे में डिटेल में देखने वाले गाइस। ओके, यहाँ पर देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आते हैं डिटैच हाउस, रो हाउसेस, अपार्टमेंट, फ्लैट, सेमी डिटैच हाउस, टेरेस, डुप्लेक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिटैच हाउस में आते हैं हमारे सेपरेट बिल्डिंग प्लान है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3D 2 BHK प्लान से। ओके, सेपरेट बिल्डिंग प्लान्स में आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी गाइज। यहाँ पर सेपरेट बिल्डिंग प्लान्स में आपका प्लान सेपरेट होगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हो डिटैच हाउसेस, यानी कि आपको ना सेपरेट हाउस है। सेमी डिटैच हो तो आपको कंबाइन सेम एक भी प्लाट है, 2 प्लाट में डिवाइड किया है गाइज। यहाँ पर सेमी डिटैच और डिटैच में यहाँ डिफरेंस है गाइज। तो ये तो हमारा डिटैच और सेमी डिटैच। ओके, अगर आपको ट्विन बिल्डिंग यानी कि सेम टू सेम बंगलो बनाना है दोनों साइड में, तो आप वो सेमी डिटैच हाउस ले सकते हो गाइस। उसके बाद रो हाउसेस के लिए आपको तो इम्पोर्टेंट मालूम है आपको कॉन्सेप्ट रो हाउसेस का। कॉमन वॉल रहती है बीच में, जिसको हम रो हाउसेस कहते हैं। ओके, यहाँ पर 6 रो हाउसेस है, सेम एरिया, सेम प्लॉटिंग, ओके, सेम डिज़ाइन के। तो कॉमन वॉल का पैटर्न है इसमें। टेरेस हाउसेस देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेयर केस कॉमन होगी यहाँ पर, और 2 प्लॉट्स हैं हमारे, वो बीच में डिवाइड हो गए गाइस। ओके, तो उसके बाद अपार्टमेंट हाउसेस में आपको कॉमन सर्विसेज यहाँ पर यूज़ करनी होगी, जैसे कि WC, स्टेयर केस, बाथ, लिफ्ट, पैसेजेस, हॉस्टल्स। और हॉस्टल्स में आपको अपार्टमेंट हाउसेस मिलेंगे। बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग के लिए अपार्टमेंट प्लान मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अपार्टमेंट में जो भी 2 BHK का यहाँ पर कट सेक्शन दिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 1 BHK प्लान के लिए ये कट सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपार्टमेंट प्लान देख सकते हो, यहाँ पर 1 BHK प्लान के लिए कट सेक्शन दिया है। इसके जो भी बिल्डिंग्स बायलॉज है एज पर रूम साइजेस कितनी होनी चाहिए, रूम्स का एरिया कितना होना चाहिए, इसको मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, वो हमने पहले भी डिस्कस किए गाइज। ये हमारा 2 BHK के लिए कट सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो।
2 बेड एंड 1 किचन एंड 1 हॉल हमारा वो यहाँ पर ओपन टेरेस दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप एंट्रेंस, हॉल, लिविंग रूम, किचन, हमारा जो भी वॉशिंग एरिया है, उसके बाद टॉयलेट, बाथ, कॉमन, और ये हमारा सेपरेट है। यहाँ पर 2 बेड है। उसी तरह 1 BHK के लिए हमारा जो भी एंट्रेंस, लिविंग रूम, टॉयलेट, बाथ, 1 बेड उसमें अटैच, उसके बाद किचन और जो भी ओपन स्पेस है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि अपार्टमेंट सिस्टम में होता है गाइस हमारे। तो एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, एक आर्किटेक्चर, जब आप प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बैकअप माइंड होनी चाहिए, जो कि आप जब प्लान बनाते हो तो अपार्टमेंट हाउसेस, रो हाउसेस का प्लान बनाते टाइम, डिटैच, सेमी डिटैच हाउस, ये हमारे टाइप से है गाइस, डुप्लेक्स, उसके बाद ओनरशिप फ्लैट्स, अपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको इन बैकअप माइंड होनी चाहिए जब आप प्लान बनाते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आप प्लान्स बनाते हो, आप बेडरूम, उसके साइजेस, उसके जो भी नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है गाइज, उसके जो भी एरिया, कारपेट एरिया, फ्लैट नंबर, वो आपको प्रोवाइड करने हैं गाइज, जो कि देख सकते हो आप इसमें कि अच्छी तरह से उन्होंने प्लानिंग बना कर दिया है 2D व्यू। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हमारे जो भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी हम जो मेन चीज़ है वही हम डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। ये पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं वाला हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताने वाला हूँ। उसमें जो जो कंपैरिजन है वही करेंगे हम बस। कंपोजिट, यहाँ पर फ्रेम, और यहाँ पर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में। ओके, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये हमारी RCC पूरी फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग है। ओके, G+18 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्राउंड फ्लोर के 2 पार्किंग फ्लोर से इसमें। ओके, अगर इसके पूरा डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस, इसके पूरे ड्राइंग्स, एलिवेशन सेक्शन मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं हमारे लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है गाइस, ये इकोनॉमिकल अप टू 2 स्टोरी बिल्डिंग। ओके, अप टू 4 स्टोरी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इसका, मगर इकोनॉमिकल आपको 2 स्टोरी मिलेगा गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना। यहाँ पर देख सकते हो आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमारा जो आता है गाइस, जो कि रबल मैसनरी, उसके बाद फाउंडेशन, यहाँ पर कॉलम और बीम्स यूज़ नहीं हो गए। ओके, पूरी हमारी लोड बेयरिंग वाल के ऊपर से जो लोड है वो ट्रांसमिट होगा हमारे फाउंडेशन में गाइज, और फाउंडेशन में हमारे जो सॉइल में अंडरलिंग स्ट्राटा में आपको लोड ट्रांसफ़र करना होता है गाइज। ओके, यहाँ पर एरो दिखाया है, लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है वो दिखाया गया है आपको। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर फ्रॉम बॉटम से चेक करते हैं, सीमेंट कंक्रीट फुटिंग, उसके बाद रबल मैसनरी या फिर फ्लोरिंग वर्क अपना, उसके बाद जो वॉल है हमारी वो, उसके बाद जो भी स्लैब, बेड कंक्रीट, मूरूम, फ्लोरिंग, तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन में आती है। मगर आपके अगर फ्रेम स्ट्रक्चर में देखा जाए तो RCC वर्क होगा यहाँ पर पूरा, जैसे कि हमारा बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, फुटिंग्स हो गए, स्लैब्स हो गए। तो एक ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे फाउंडेशन, जो कि लोड ट्रांसफ़र होगा यहाँ से नीचे तक, पूरा RCC वर्क होगा। स्टील का यूज़ किया जाएगा स्टील वर्किंग में, प्लिंथ बीम, कॉलम्स, फाउंडेशन, उसका शेड्यूल्स। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए फ्रेम स्ट्रक्चर और हमारे RCC स्ट्रक्चर में, तो मेन डिफरेंस है गाइस, ये 100 स्टोरी बिल्डिंग तक आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कर सकते हो, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए बस। ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद प्रीकास्ट मेंबर, जो कि आपको प्रीकास्ट कंक्रीट है वो आपको RNC में मिल जाते हैं गाइस, रेडी मिक्स कंक्रीट में। तो इसलिए आपको इकोनॉमिकल भी होता है और फास्ट होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, इकोनॉमिकल होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी कि RCC स्ट्रक्चर हमारा। ओके,
मगर आपको अगर इस लोड बेरिंग में देखा जाए तो अप टू 4 स्टोरी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर इसका फाउंडेशन आपने स्ट्रांग बनाया हो तो। मगर इकोनॉमिकली आपको अप टू 2 स्टोरी गाइज, टू स्टोरी और ये आप बना सकते हो 100 स्टोरी तक। तो डिफरेंस देख सकते हो आप टी फ्रेम स्ट्रक्चर और हमारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पर कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर में आपको यानी कि फ्रेम और जो भी हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर बीच में जो मिडल सप्लाई दिया होगा आपका आरसीसी होगा, उसकी आरसीसी कॉलम्स वहाँ आकर प्रोवाइड किया होगा और उसके बाद जो साइड के जो वाले वो आपको लोड बेरिंग में प्रोवाइड किए होंगे, यानी कि आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा गाइज। ओके, यहाँ पर आउटर वॉल्स आपने प्रोवाइड किए वो लोड बेरिंग है और बीच में जो स्ट्रक्चर है वो अपना आरसीसी कॉलम और बीम्स का है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो फ्लोरिंग, रबर फिलिंग, सीमेंट कंक्रीट, बेड ब्लॉक, स्लैब्स, बीम्स, लोड बेरिंग। और प्रॉब्लम कोई नहीं है गाइस, प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें, आप प्रोवाइड कर सकते हो, सभी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इकोनॉमिकल भी है, अच्छे भी है। ओके, अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो तो 8.8 सॉइल कंडीशन, उसके बाद लोअर बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में सॉइल कंडीशन हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल होना चाहिए एट शैलो डेप्थ। ओके, यहाँ पर सुटेबल एट एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एनी काइंड ऑफ डेप्थ। उसके बाद फ्लोर स्पेस देखा जाए तो लेस फ्लोर एरिया अवेलेबल ड्यू टू द थिकनेस ऑफ वॉल, क्योंकि यहाँ पर वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है गाइस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, जो कि वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है, इसलिए आपको कम फ्लोर एरिया यूज़ करने में मिलेगा गाइस। मगर इसमें ज़्यादा फ्लोर एरिया मिलेगा, वॉल थिकनेस कम होगी इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर में। उसके बाद हाइट अलाउड अप टू 4 स्टोरी, मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल, 100 स्टोरी तक आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में डिज़ाइन कर सकते हो, उसकी प्लानिंग कर सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना। यहाँ पर जो मेन कंपैरिजन है हमारे लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में, ये टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन है गाइस। यहाँ पर टाइम देखा जाए तो लोड बेरिंग में आपको स्लो और टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन है गाइस, मगर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं, आपको फास्ट और स्पीडी कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा गाइस एज पर हमारा जो भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वहाँ से। फ्रेम स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये नॉर्मल है गाइस, इकोनॉमिकल है, अच्छा है, मगर ये कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता आजकल। ओके, यानी कि आपको एंडिंग में आपको कोई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाना है, बड़े बड़े वॉल्स देने हैं और बीच में आपको आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करना है, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग में होगा और फास्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इससे। ओके, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा कहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए आप एक ही प्रोवाइड करो, या फिर आरसीसी करो फ्रेम स्ट्रक्चर या फिर हमारा लोड बेरिंग करो। उसके बाद जो मेन कंपैरिजन है हमारा लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में, वो है हमारा इकोनॉमिकल अप टू 2 स्टोरी बिल्डिंग है लोड बेरिंग में, मगर फ्रेम स्ट्रक्चर में आप इकोनॉमिकल है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लोड बेरिंग ऑफ वॉल्स, उसके बाद फ्लेक्सिबल ड्यू टू वॉल सर्विंग पार्टीशंस ओनली। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन ड्यू टू मशीन एंड अर्थक्वेक, यहाँ पर आपको वेस्ट एंड मशीन वाइब्रेशन एंड अर्थक्वेक फोर्सेस इफ प्रोविजन इज मेड इन डिज़ाइन। आप यहाँ पर डिज़ाइन में प्रोवाइड कर सकते हो गाइस स्ट्रक्चर में, मगर यहाँ पर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, आप डिज़ाइन ही ऐसा कर सकते हो फ्रेम स्ट्रक्चर में जी कि आपको स्ट्रॉन्ग कॉलम प्रोवाइड करना है। ओके, वीक बीम होए तो भी चलेगा, मगर उसका फाउंडेशन और कॉलम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए गाइस। उसके बाद देखेंगे गाइस हमारे साइज़ ऑफ प्लॉट के बारे में। अगर आपको जो भी साइजेस होते हैं प्लॉट के, वो आपको अगर रो हाउसेस बनाना है तो आपको 50 to 125 मीटर स्क्वायर का प्लॉट चाहिए। उसमें आपका फ्रंटेज चाहिए, वेट के लिए वेट चाहिए मिनिमम 4.5 to 8 मीटर, जो कि बेसिक होता है रिक्वायरमेंट एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। फॉर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट इन अ रेसिडेंशियल जोन इज 50 स्क्वायर मीटर। ओके, 50 स्क्वायर मीटर कम से कम होना चाहिए रेसिडेंशियल जोन में अपना जो भी साइट होता है प्लॉट का लाइन। उसमें 3 में डिवाइड किया है, सेमी डिटैच, डिटैच। इसमें प्लॉट एरिया और मिनिमम वेट कितने होने चाहिए यहाँ पर उन्होंने दिए गाइज।
अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हो रेसिडेंशियल जोन में, कमर्शियल जोन में, तो आपको ये रूल से आपको फॉलो करने होंगे गाइस। ओके, इसमें होता है रो हाउसेस, सेमी डिटैच बिल्डिंग और हमारा डिटैच बिल्डिंग 125 टू 250। अगर आपको सेमी डिटैच करना है तो इतना तो एरिया मिनिमम चाहिए गाइस। उसके बाद मिनिमम वेट चाहिए 8 टू 12 मीटर। अगर आपको डिटैच बिल्डिंग चाहिए तो मिनिमम 250 मीटर स्क्वायर और फ्रंटेज चाहिए उसका 12 मीटर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमारे आती है बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो कि बेसिक नॉलेज है गाइस। ओके, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें प्लॉटिंग में। इसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन में विड्थ ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 50 मीटर एंड साइज ऑफ प्लॉट शुड नॉट बी लेस दैन 300 स्क्वायर मीटर। तो इंडस्ट्रियल जोन्स हो आपका तो विड्थ चाहिए आपको 50 मीटर से कम नहीं चाहिए और उसका एरिया चाहिए आपको 300 स्क्वायर मीटर। और अदर बिल्डिंग के लिए जैसे कि अपना सिनेमा हॉल हो, एक कार्यालय हो, अपना कोई पेट्रोल पंप स्टेशन हो, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है गाइस। जैसे कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल्स में अगर 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल में पर सीट के हिसाब से 3 स्क्वायर मीटर पर सीट के हिसाब से। ओके, अगर आपको मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट चाहिए, आपको कोई प्रोग्राम कार्यालय के लिए 1000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए गाइस। यहाँ पर इन्होंने एक स्पेशल हाउसिंग स्कीम, अगर आपको कोई लो इनकम ग्रुप है तो आपको इकोनॉमिकल वीकर क्लास है आपका, तो अगर आपको मिनिमम प्लॉट साइज चाहिए वो 20 स्क्वायर मीटर और मिनिमम वेट चाहिए उसका 3.6 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपने देखा कि रोज के लिए चाहिए आपको 50 टू 125 स्क्वायर मीटर एरिया प्लॉट के लिए और 4.5 टू 8 मीटर इसका वेट चाहिए। अगर आप वो इकोनॉमिकल वीकर जोन में हो, सोसाइटी में हो, तो आपको जो भी मिनिमम अपना वेट चाहिए 3.6 मीटर और अपना मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट का 20 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में आती है गई, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन ऑफ एक्सेस में हमारे जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसमें अगर आपकी रोड की विड्थ 6 मीटर है तो आपको 75 मिनिमम लेंथ तो होनी चाहिए उसकी। ओके, मीटर में द विड्थ एंड द लेंथ रिक्वायरमेंट विच शुड बी गिवन। ये लेंथ के लिए आपको इतना विड्थ होना चाहिए। अगर आपकी विड्थ 7.5 मीटर है तो आपको लेंथ चाहिए 150 मीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपकी अदर बिल्डिंग्स में आती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, थिएटर्स, सिनेमा हाउसेस, असेंबली हॉल्स, स्टेडियम, एजुकेशनल बिल्डिंग, मार्केट्स, अदर बिल्डिंग्स में ये सारी बिल्डिंग्स आती है, जिसका विड्थ आप देख सकते हो और जिसका लेंथ ऑफ मेन ऑफ एक्सेस के लिए। इसमें आप पाथवेज के लिए आपके जो भी पैदल चलते हो वॉक के लिए आपको जो भी मिनिमम तो 1.5 मीटर इसका विड्थ होना चाहिए यानी फॉर एनी पाथवे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम सेटबैक इज़ 2 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ पाथवे एंड द फ्रंट वॉल ऑफ बिल्डिंग। तो 2 मीटर का आपको मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस देना है उसको, जो कि आपको चलने के लिए आए, पाथवेज को ही बोलते हैं आप। ओके, तो ये सारे बिल्डिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशन है गाइज, ये सब पढ़ने तो नहीं वाला हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताने वाला हूँ गाइज। यहाँ पर देखा आपने कि मीन्स ऑफ एक्सेस के लिए कितना विड्थ और लेंथ चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग और हमारे कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर ओपन स्पेसेस विथ इन अ प्लॉट, ओपन स्पेस के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है गाइज। ओपन स्पेस फॉर फ्रंट, रियर एंड साइड मार्जिन के लिए आपको ये हाइट के ऊपर डिपेंड होता है गाइज, यानी कि आपको हाइट के ऊपर
उसका जो भी ओपन स्पेस देना हो आपको प्लॉट के लिए, इसका विड्थ अगर निकालना हो तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला है 3+h/10 डिवाइड बाई 3, यानी कि h हो गया हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स। अगर आपको हाइट 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर है, लेस दैन 25 मीटर है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो गाइस। ओके, यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ स्पेस ओपनिंग मीटर में चाहिए, मीटर में ही मिलेगा वो। इसका फार्मूला है 3+h/10 डिवाइड बाई 3, ये यानी कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग गाइस। इससे आपको ओपन स्पेस जितना चाहिए वो मिल जाएगा, इसके विड्थ मिनिमम कितने चाहिए वो। तो ये तो हुआ गाइस ओपन स्पेस विथ अ प्लॉट। अगर आपको फ्रंट ओपन स्पेस चाहिए तो आपको मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस के लिए इन्होंने एक टेबल दिया है उन्होंने, यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट जो डिपेंड्स विड्थ ऑफ रोड के लिए ऊपर डिपेंड है हमको फ्रंट ओपन स्पेस कितना देना है। अगर आपको रोड का विड्थ है 7.5 मीटर तो आपको 1.5 मीटर का ओपन स्पेस देना पड़ेगा गाइस, मिनिमम दे सकते हो आप उसे, मिनिमम 1.5 मीटर। अगर आपको शीट का जो फ्रंट रोड का विड्थ है 7.5 मीटर या 18 मीटर तो आपको 3 मीटर उसका आपके बिल्डिंग का फ्रंट ओपन दे सकते हो। इसी तरह आपको अबाउट 30 है तो आपको 6 मीटर का भी फ्रंट दे सकते हो, यानी कि आप हाईवेज MDR MDH ओके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलते हैं उसको, हाईवेज के तरफ से जा रहे हो तो आप इतना भी ओपन स्पेस दे सकते हो हमारे बिल्डिंग में। आपने ओपन स्पेसेस देखा, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट ओपन स्पेसेस के लिए यहाँ पर आपने एक टेबल देखा गाइस। उसके बाद जो भी आपकी अगर यहाँ पर 7 मीटर हाइट हो बिल्डिंग के तभी आप ए स्पेस के लिए अवेलेबल हो गाइस, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये 7 मीटर बिल्डिंग के लिए ही अप्लाई होता है, अप टू 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसी तरह आपको रियर ओपन स्पेस और साइड ओपन स्पेस के लिए भी रूल्स है गाइज। एवरी बिल्डिंग हाइट लेस देन 10 मीटर एंड रियर ओपन स्पेस ऑन एवरेज विड्थ इज 3 मीटर। नो केस मेजरिंग लेस देन 1.8 मीटर एक्सेप्ट बैक टू बैक बिल्डिंग क्लियर मार्जिन शुड बी एवरेज 3 मीटर। तो इन एवरेज आपको 3 मीटर का रियर मार्जिन देना होता है गाइज हर एक बिल्डिंग में, हर एक प्लॉट में। अगर आपका कॉर्नर साइज का प्लॉट हो जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर हो तो इसका जो 2.4 मीटर, तो रियर ओपन स्पेस ने देखा कि अगर आपको 2.4 मीटर का मिनिमम एरिया देना है उसको, रियर ओपन स्पेस की विड्थ उतनी होनी चाहिए गाइस। अगर आपका एरिया कॉर्नर प्लॉट में हो 300 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो। साइड ओपन स्पेस के लिए भी एक रूल्स है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो डिटैच और सेमी डिटैच के लिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने। अगर डिटैच हो तो आपका जो भी मिनिमम साइड ओपन स्पेस होता है वो 3 मीटर फॉर बोथ साइड होता है। अगर आपको सेमी डिटैच हो तो वन साइड ही आपका रहेगा जो कि 3 मीटर ऑन एवरेज आपको 3 मीटर देना है, छोड़ना है उसका विड्थ ओके दोनों तरफ से। और रो हाउसेस के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, बिल्डिंग बायलॉज रूल्स आपको पता होने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे गाइस, बिल्डिंग बायलॉज थे। इसमें और एक पॉइंट है गाइस जो कि आपको साइड एंड रियर मार्जिन, रियर ओपन स्पेसेस कितने देने हो, कितने मीटर का देना है। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर, 20 मीटर, 15, 18, 21 मल्टीपल ऑफ 3 दिया है ओके, यहाँ पर 30 तक, उसके जो भी साइड मार्जिन है आपकी साइड जितना एरिया छोड़ना है आपको वो 3 मीटर है गाइस ओके। अगर आपकी हाइट 10 मीटर है तो आप 3 मीटर की साइड मार्जिन या फिर रियर ओपन स्पेस उसको प्रोवाइड कर सकते हो एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी हाइट 15 मीटर है उसके लिए 5 मीटर, 18 मीटर है तो आप 6 मीटर, 21 है तो आप 7 मीटर, 24 है तो आप 8 मीटर। तो इस तरह आप अपना साइड मार्जिन और रियर ओपन स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो बिल्डिंग के लिए एज पर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बिल्डिंग्स गाइज। तो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं गाइज, जो कि हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है गाइज, उसके जो भी रूल्स है वो आज हम देखने वाले हैं गाइज। अगर आपके हाइट ऑफ बिल्डिंग जो भी रोड से कितनी दूर होनी चाहिए ओके। उसके बाद जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिनिमम
रोड विड्थ से आपका वन एंड कॉर्नर है जो वहाँ से 63 to 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए गाइस। एंगल ऑफ लाइट मस्ट बी 63 और 45 डिग्री। ओके, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस, लाइट प्लेन, लाइट का रेज यहाँ से पास किया आपने तो जो भी हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी, फर्स्ट फ्लोर की एंडिंग और सेकंड फ्लोर की एंडिंग आप यहाँ पर समझ सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स भी दिए गए जहाँ कर देख सकते हो। अगर आपका रोड का विड्थ है जो 8 मीटर हुआ तो आपको जो भी उनके 1.5 टाइम्स इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर आपका 8 मीटर रोड है तो आपको जो बिल्डिंग की हाइट है गाइज वो आपको 1.5 टाइम्स उससे कम ही लेना है, यानी कि 12 मीटर के आसपास उसकी आपकी बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए गाइज। 1.5 टाइम्स होती है अप टू 8 मीटर रोड के लिए। इसी तरह आपको अगर 8 to 12 मीटर का रोड है तो आपको नॉट मोर देन 12 मीटर हाइट लेनी है गाइज। ओके, आपकी बिल्डिंग की हाइट होती है वो 12 मीटर से कम ही होनी चाहिए गाइज। ओके, तो वो हाइट ऑफ बिल्डिंग्स एंड विड्थ ऑफ रोड एड्स डिपेंड्स ऑन विड्थ। ओके, जो भी आपकी हाइट है वो डिपेंड्स है आपके रोड के विड्थ के ऊपर। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, जो कि आपकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर आपका सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइज, जो कि सेट बैक डिस्टेंस यानी कि अपना, इसे आप सेट बैक डिस्टेंस कह सकते हो, यानी कि अपना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बीच में का स्पेस है, हाइट के जो भी डिफरेंस है, यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस इसे बोला जाता है गाइज। ओके, अगर आपने प्लेन लाइट ऑफ रेज पास किए यहाँ से तो आपको एंगल मिलना चाहिए ऑपोजिट रोड से। ये आपका रोड ही समझ लो, यहाँ से जो अपोजिट साइड है रोड का वहाँ से आपको रे पास करना है और मिनिमम एंगल आपका 45 to 63 के बीच में होना चाहिए गाइस, उसके ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड राइट बाय लॉज, ये सारी रूल्स आपको समझ में आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए, हर एक आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर के लिए। यहाँ पर सेट बैक डिस्टेंस की आपको डेफिनेशन दी है गाइज। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग में बी एक्सटेंड। ओके, यानी कि आपको सेंटर ऑफ अ रोड से जो भी प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग है वहाँ से आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो वहाँ पर आपको सेट बैक डिस्टेंस मिल जाएगा गाइज वहाँ से। ओके, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि फॉर अ विलेज रोड एंड मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी रेशियो ऑफ कॉलम 2 to कॉलम 3 to कॉलम 2। ओके, अगर विलेज रोड हो आपको तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग सेट बैक डिस्टेंस है, और अपना कॉलम 1 और 2 का जो डिफरेंस है रेशियो दिया है उन्होंने। ओके, यहाँ पर आपको इजी वे में समझना है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सेट बैक डिस्टेंस होता है गाइज, ये आपको अच्छी तरह से पार्किंग फ्यूचर अगर रोड वाइडनिंग हो सकता है इसलिए वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद व्हीकल की पार्किंग स्पेस अवेलेबल होता है इससे। उसके बाद फ्री वेंटिलेशन, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर मिलता है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो रोड वाइडनिंग इन फ्यूचर, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स और फ्री वेंटिलेशन के लिए आपको सेट बैक डिस्टेंस देना ज़रूरी है गाइज। वो आपको थिएटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए 1.5 to 1.67 टाइम्स ग्रेटर होता है गाइस। ओके, उससे ज़्यादा होता है 1.5 to 1.67 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक बिल्डिंग रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइस। जो कि आप अगर बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस टेबल में, विलेज रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए आपको जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस है अपना जो भी 9 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए 15 मीटर, 24 मीटर और हमारा होता है 45 मीटर। और ये रेशियो आपको बाद में बताऊंगा ये रेशियो क्या है असलियत में। ये जो डिस्टेंस होता है गाइस मिनिमम सेट बैक डिस्टेंस, यानी कि आपको अगर फ्यूचर वाइडनिंग हो रोड का हो सकता है इसलिए आपको ये छोड़ना पड़ता है गाइस 9 मीटर,
फॉर विलेज रोड, 15 मीटर फॉर MDR एंड 30 मीटर फॉर हमारे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए गाइस, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सेटबैक डिस्टेंस और हाइट ऑफ बिल्डिंग के बारे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज में हमारे जो भी वेंटिलेशन होते हैं शाफ्ट के लिए, आपके अगर बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है यानी कि आप, तो आपको 1.2 मीटर स्क्वायर का शाफ्ट देना है गाइस वेंटिलेशन के लिए। उसका 1 डायमेंशन जो होना चाहिए 0.9 मीटर होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर के 90 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, उसी तरह आपके हाइट अब 12 मीटर है, 18 मीटर है, 24 मीटर है, इसके हिसाब से आपको ये वेंटिलेशन ऑफ शाफ्ट देना है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें वेंटिलेशन के, आपको एयर के वेंटिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए इसेंशियल होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी गाइस, जो कि मिनिमम एरिया और मिनिमम उसका 1 डायमेंशन दिया है शाफ्ट के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक साइट इंजीनियर के लिए समझना। उसके बाद है गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी में मेन फंक्शन है गाइस उसका, जो भी ओपन स्पेस है हमारे बिल्डिंग के आगे, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। अदर बिल्डिंग्स में आते हैं हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस, स्टोरेज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल सेट्स आते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आते हैं, हजार्डस बिल्डिंग्स आते हैं। उसके लिए अलग अलग टर्म्स है गाइस, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए हमारे बिल्डिंग के आगे, जो कि हमारे कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम डिटेल में देखने वाले गाइस कि आगे ओपन स्पेस आपको कितना देना चाहिए, मिनिमम कितना स्पेस ओपन स्पेस होना चाहिए गाइस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए आपको ओपन स्पेस देना है गाइस, जो कि 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, नॉट बी लेस दैन 6 मीटर के आगे ही होना चाहिए होगा। मिनिमम आप 6 मीटर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग बायलॉज में आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, यहाँ पर मिनिमम आपको 6 मीटर जो ओपन स्पेस फ्रंट व्यू में होना चाहिए गाइस। उसके बाद आप लिए अगर असेंबली बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी आपको फ्रंट शुड नॉट बी लेस दैन 12 मीटर। ओके, एंड आपको ओपन स्पेसेस शुड नॉट बी लेस दैन 6 मीटर। तो फ्रंट आपको 12 मीटर के आसपास होना चाहिए। उसके बाद ओपन स्पेसेस आपको 6 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस और स्टोरेज बिल्डिंग में देखा जाए तो ओपन स्पेसेस होना चाहिए उसको 4.5 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए, उसके अंदर नहीं चलेगा, नॉट लेस दैन 4.5 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइस, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है गाइस बिल्डिंग रूल्स में, बायोलॉज में, अगर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो कोई भी, तो आपको ओपन स्पेसेस कितना देना चाहिए। अगर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 मीटर के आसपास हो तो आपको 4.4 मीटर मिनिमम देना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, उसके ऊपर आपको हर एक मीटर के लिए आपको 0.20 मीटर बढ़ाना है गाइस ओपन स्पेस। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, इंक्रीज टू द ओपन स्पेसेस 0.25 मीटर फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 मीटर। ओके, अगर 17 मीटर होगी तो इसमें 0.25 मीटर ऐड करना, 18 मीटर हो गई तो प्लस 0.25, 19 प्लस 0.25, इस तरह आपको 0.25 मीटर हर एक मीटर के हाइट से ऊपर बढ़ाना है गाइस। 16 मीटर के लिए आपको 4. तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए ये रूल आपको इस्तेमाल करना है गाइस। जैसे कि हैजार्डस बिल्डिंग है, हैजार्डस बिल्डिंग में आपको सेम रूल एज पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए जो रूल्स है बिल्डिंग बायलॉज में, वही आपको इस्तेमाल करना है गाइस। ये सारे चीज़ें गाइस हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में ये हमारा सैम्पल के लिए कट सेक्शन है। जैसे कि आपको बिल्डिंग रूल्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, बेडरूम, हॉल, किचन की साइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए गाइस, उसके बारे में भी हम आज डिटेल में देखने वाले गाइस। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, मिस मत करना, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो में।
तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लांट है, हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस, ई टेंडरिंग सिस्टम GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे प्लिंथ एरिया में कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एरिया उसमें नहीं आते। प्लिंथ एरिया में हमारा इंक्लूड होता है गाइस एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट एंड प्रोजेक्शंस। ओके, उसमें जो भी प्लिंथ के प्रोजेक्शन है और ऑफसेट नहीं आते उसमें, मगर जो भी एरिया ऑफ वॉल्स एट अ फ्लोर लेवल्स वो आते हैं गाइस। ओके, इंटरनल शाफ्ट सैनिटरी इंस्टॉलेशन लेस दैन 2 मीटर स्क्वेयर इन द AC डक्ट्स एंड लिफ्ट्स। उसके बाद आते हैं पोर्चेस एंड द कैंटिलीवर प्रोवाइडेड। तो जो भी कैंटिलीवर है आपके वो प्लिंथ एरिया में आ सकते हैं गाइस, आते हैं वो। एरिया ऑफ बरसात एट टेरेस, ओके, ये भी प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक बिल्डिंग बायलॉज और रूल्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लिंथ एरिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है और कौन कौन सी नहीं होती। यहाँ पर लॉफ्ट इंक्लूडेड नहीं होता। उसके बाद इंटरनल शाफ्ट जिसका साइज़ ग्रेटर दैन 2 मीटर स्क्वायर है वो प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूडेड होता। उसके बाद जो भी अनक्लोज बालकनी आपकी ओपन बालकनी है तो वो भी इंक्लूडेड नहीं होती। उसके बाद टावर्स डोम्स एंडलेस दे फ्रॉम अ स्टोरी। उसके बाद आर्किटेक्चर बर्न्स एंड कॉर्नेसिस। उसके बाद वर्टिकल सब ब्रेकर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड नहीं करनी है गाइस। ओके, तो ये सारी थी हमारे प्लिंथ एरिया के बारे में, जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में कौन कौन सी चीज़ें आती है इन प्लिंथ एरिया गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे फ्लोर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है और कौन कौन सी नहीं आती। फ्लोर एरिया यानी कि अपना जो भी प्लिंथ एरिया माइनस वॉल, इसको आप कारपेट एरिया भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आप कारपेट एरिया भी उसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, डोर्स अदर ओपनिंग ये आती है गाइस। ओके, इंटरनल पिलर्स सपोर्ट प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स एक्सीडिंग 300 मीटर स्क्वायर। तो प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल्स ये भी चीज़ें वहाँ पर आती है फ्लोर एरिया में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती गाइस, यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टर अलॉन्ग वॉल्स लेस दैन 300 मीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद फायर प्लेसेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ वॉल। तो ये सारी चीज़ें थी फ्लोर एरिया के बारे में गाइस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लिंथ एरिया है, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ओके, FSI। उसके बाद देखेंगे हमारे बिल्टअप एरिया, यानी कि जो भी आपका फ्लोर का एरिया कवर होता है उसे हम बिल्टअप एरिया कहते हैं गाइस। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग कवर्ड अंडर द रूफ एरिया ऑक्युपाइड बाय द बालकनी स्टेयरकेस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बस आपको बालकनीज और स्टेयर केस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल्टअप एरिया। बालकनीज एंड स्टेयर केस का जो सेक्शन है कॉमन एरिया, आपको वो बिल्टअप एरिया में नहीं लेना है गाइस। तो ऐसी थी हमारे बिल्टअप एरिया, जो कि ऑल फ्लोर्स इंक्लूडेड होती है, ऑल फ्लोर्स का एरिया वहाँ पर कवर किया जाता है आपको। FSI यानी कि आप देख सकते हो कि ऑल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे आगे FAR यानी FSI। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर जो भी कारपेट एरिया है इसमें आप देख सकते हो कारपेट एरिया यानी कि आप जहाँ पर कारपेट देख सकते हो, कारपेट वहाँ पर हो सकता है। कारपेट एरिया में अपना कौन कौन सा नहीं आता है। कारपेट एरिया यानी कि अपना यूजेबल रूम का जो भी एरिया है गाइज उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं, जहाँ पर आप कारपेट फैला सकते हो वहाँ पर।
यानी कि यूजेबल रूम का जो भी एक्चुअल एरिया है यूजेबल, उसका हम कारपेट एरिया कहते हैं गैस। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती गैस? सैनिटरी एकोमोडेशन, वरंडास, कॉरिडोर, पैसेजेस, स्टोर फॉर बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग, स्टेयर केसेस, शाफ्ट फ्रॉम लिफ्ट, गार्बेज, एयर कंडीशंस, डक्ट, प्लांट, ये सारी चीज़ें कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं होती गैस। ओके, नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस हमारा FSI, यानी कि FAR भी बोला जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर इंडेक्स रेशियो भी बोला जाता है उसे। तो दोनों सेम एक ही टर्म्स है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FSI यानी बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो ये मेन फॉर्मूला है गाइस। बिल्टअप एरिया आपने जितने भी फ्लोर्स है उनका एरिया का एडिशन करना है आपको, और डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। आपके जो भी रूल्स है, बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइस, आपके जो भी सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होते हैं। ओके, उसके हिसाब से आपको जो भी आप PWD इंजीनियर है या आपको एज अ रजिस्टर इंजीनियर है, तो आपको ये इसकी जो भी रूल्स है आपको वो मेट्रो सिटीज़ में जो भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइस। ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के अलग अलग FSI होते हैं गाइस। 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2 ऐसे FSI आपको प्रोवाइड करने रहते हैं गाइस। आज पर आपके एरिया के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, बिल्डिंग बायलॉज है, उसके हिसाब से आपको वो जो बिल्डिंग के रूल्स है गाइस, उसके हिसाब से आपको FSI प्रोवाइड करना रहता है। एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, जो कि FSI आज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज ही होना चाहिए। उसका फार्मूला तो देखा आपने, बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, अगर आपने प्लॉट एरिया को FSI से मल्टीप्लाई किया तो अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करना है घर का बिल्टअप एरिया वो आपको निकल के आ जाएगा गाइस। ये FSI आपको मिल जाएगा आपने जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में आपके जो भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर हैबिटेबल रूम्स में आपने जो भी हाइट और साइजेस है यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि आपको मिनिमम एरिया चाहिए 9.5 मीटर स्क्वायर, हाइट इसकी 1 मीटर चाहिए 2.4 मीटर। और उसके बाद अगर आप लो इनकम ग्रुप में या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वो शुड नॉट बी लेस दैन 12.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम वेट 2.4 मीटर। ओके, तो ये एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज। ओके, तो आपको ये फॉलो करने हैं गाइज। ओके, इसके हाइट मिनिमम चाहिए नॉट शुड बी लेस दैन 2.75 मीटर, यानी कि 9 फीट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए उसकी। ओके, तो ये मेन पॉइंट है गाइज, जो कि हैबिटेबल रूम्स में उसकी हाइट और जो भी आपका एरिया है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन प्लान, ये हमारा लाइन प्लान है गाइज। यहाँ पर टिपिकल 3 BHK फ्लैट के लिए, और यहाँ हमारा 3D व्यू है, हमारा कट सेक्शन है 1 BHK फ्लैट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा हॉल, उसके बाद टेरेस एरिया, उसके बाद बाथरूम, उसके बाद जो भी हमारा किचन और बेडरूम, और उसके जॉइनिंग के लिए एक टॉयलेट बाथ दिया है। यहाँ पर आपको कारपेट एरिया जो भी है वो मिलना चाहिए गाइज 9.5 मीटर स्क्वायर के आसपास। ओके, मिनिमम एक फैमिली के लिए ज़रूरी है गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को जानना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें थी हैबिटेबल रूम्स के बारे में, उसकी साइजेस क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है। ओके, तो एज पर बिल्डिंग रूल्स और बायोलॉजी आपको फॉलो करने हैं गाइज। तो हैबिटेबल रूम्स में हमारी रूम साइजेस के लिए आपको एक एक्सेप्शनल है गाइज। यहाँ पर आपको अगर होटल रूम या फिर एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम हाइट चाहिए आपके रूम साइजेस की वो चाहिए गाइज 4.2 मीटर के आसपास। उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, उससे कम होगी तो भी चलेगी गाइज। अगर आपकी रेसिडेंशियल होटल, कमर्शियल बिल्डिंग है, 3 स्टार 4 स्टार होटल है, तो ये सारी चीज़ें गाइज जो कि आपको आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर में, एक सिविल इंजीनियर को।
तो यहाँ पर आपको कम से कम एरिया चाहिए 9.5 स्क्वायर मीटर। उसके बाद ये वेट चाहिए उसकी 2.4 मीटर। उसके हाइट चाहिए आपके रूम की 2.75 मीटर। बेसिक है गाइस, ये आना चाहिए हर एक सिविल इंजीनियर को, हर एक साइट इंजीनियर को। उसके बाद हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में हम देखेंगे किचन की साइजेस कितनी होनी चाहिए गाइज। किचन में देखा जाए तो आपको किचन में चाहिए गाइज, किचन का जो एरिया है वो नॉट लेस देन 5.5 स्क्वायर मीटर। ओके, और उसकी मिनिमम वन साइडेड विड्थ होनी चाहिए 1.8 मीटर। ओके, यानी कि 6-7 फीट के आसपास उसकी विड्थ होनी चाहिए वन साइडेड। और इसका एरिया कम से कम 5.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए गाइज। इन अगर आपको डाइनिंग रूम अटैच होना है तो उसके लिए एरिया नॉट लेस देन 9.5 स्क्वायर मीटर और मिनिमम विड्थ चाहिए 2.5 मीटर अगर उसका डाइनिंग एरिया अटैच है तो। ओके, अगर अटैच नहीं हो तो आपको ये 5.5 और 1.8 का क्राइटेरिया पूरा करना है गाइज। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइज। आप जब प्लान बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बिल्डिंग का 2D 3D प्लान बनाते हो, तो आपको इसेंशियल है गाइज कि किचन की साइजेस कौन सी लेनी चाहिए, आपके लिविंग रूम, बाथरूम, वाटर क्लोजेस की साइजेस कौन सी होनी चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए कम से कम। ओके, तो आप जब इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग, स्कूल का प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही बनाना गाइज कि उसकी हाइट कौन सी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद रूम्स का एरिया कितना होना चाहिए किचन में, बेडरूम में। ओके, तो WC में बाथरूम का एरिया मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा कितना होना चाहिए गाइज, ये सब सोच समझ कर ही आप प्लान बनाना गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, साइट इंजीनियर के लिए भी। तो गाइज उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी बाथरूम और वाटर क्लोजेट WC के जो मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हो बाथरूम का एरिया शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर, यानी विड्थ शुड बी मिनिमम 1.2 मीटर होनी चाहिए। आपका अगर बाथरूम का एरिया 1.8 मीटर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए उसमें। यहाँ पर देख सकते हो बाथरूम एरिया 1.8 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और उसकी एक विड्थ होनी चाहिए वो 1.2 मीटर होनी चाहिए। ओके, मिनिमम तो इतना होना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज के हिसाब से, जो कि आपको फॉलो करने हैं जब आप प्लान बनाते हो, 2D प्लान, एलिवेशन बनाते हो। उसका जो भी हाइट भी आपको कंसिडर करनी होती है इस प्लान में, एलिवेशन में, 3D वेव में, 3D सेक्शन में आपको एलिवेशन की जो हाइट है वो भी कंसिडर करनी होती है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर WC की मिनिमम साइज है 1.1 स्क्वायर मीटर, मिनिमम विड्थ है उसकी 0.9 मीटर यानी कि 3 फीट। ओके, अगर आपका कंबाइन है टॉयलेट बाथ तो आपको मिनिमम उसका जो एरिया है वो लेना है 2.8 स्क्वायर मीटर और उसकी मिनिमम साइड्स ऑफ विड्थ लेनी है 1.42 मीटर गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी गाइज एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, जो कि आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज एज ए सिविल इंजीनियर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर आपने देखा कि हैबिटेबल रूम्स, किचन, जो कि उसके साइजेस होती है मिनिमम, मैक्सिमम, उसके हाइट जो भी मिनिमम आपको कंसिडर करनी है। ओके, उसके बाद जो भी WC बाथरूम के लिए साइजेस कौन सी कंसिडर करनी है गाइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैंने डिस्कस की है। यहाँ पर आपने बाथरूम के साइजेस के बारे में देखा, मिनिमम अगर आपका अटैच हो तो 2.8 और उसका 1 डायमेंशन होना चाहिए 1.2 मीटर। अगर आपका सेपरेट टॉयलेट बाथ है तो उसका WC के लिए 1.1 मीटर एरिया होना चाहिए और उसका विड्थ होना चाहिए 0.9 मीटर। उसके लिए आपको हाइट चाहिए गाइज, मिनिमम उसकी हाइट चाहिए 2.2 मीटर यानी कि 7 फीट मिनिमम हाइट चाहिए गाइज उसकी, अगर आपके बाथरूम और टॉयलेट के लिए सीलिंग से मेजर किए तो। ओके, लोएस्ट पॉइंट ऑफ सीलिंग से मेजर किए तो अदर रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज। जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हाइट, उसका एरिया कितना होना चाहिए, उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है। यहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम्स एंड WC यहाँ पर दिए गाइज, इंडिपेंडेंट WC यहाँ पर 1.1
1.3 बाई 1.2 मीटर। तो फ्रेंड्स, आप जब बिल्डिंग प्लान्स बनाते हो, 3D व्यू बनाते हो, इसका कट सेक्शन बनाते हो, तब आपको ये चीज़ें एसेंशियल है जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर को। ओके, जब आप प्लान बनाते हो उसका रूम का साइजेस कितना होना चाहिए, ओके, उसके टेरेस में कितना एरिया देना चाहिए, किचन में कितना एरिया होना चाहिए, कारपेट एरिया कितना होना चाहिए कम से कम, उसके हाइट के जो भी बिल्डिंग्स रूल्स एंड बायलॉज होती है गाइज, उसके हिसाब से आपको देनी होती है गाइज। ओके, उसमें हर एक रूम का साइजेस मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है गाइज, उसकी हाइट दी है। उसके बाद जो भी बाथरूम है, टॉयलेट है, उसका 1 डायमेंशन फिक्स होता है। उसके बाद उसका एरिया भी आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप कितना भी ले सकते हो, मगर मिनिमम आपको कितना क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो आपको पता होना चाहिए गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो कट सेक्शन है 2 BHK प्लान के लिए। ओके, तो गाइज ये सारी थी हमारी बिल्डिंग रूम साइजेस के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर को। उसके बाद देखेंगे हमारे लॉफ्ट, यानी कि जो भी हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ लॉफ्ट होता है वो 1.5 मीटर होता है गाइज। वो जो होता है गाइज जो हम प्रोवाइड करते हैं किचन, बाथरूम्स, कॉरिडोर। ओके, दोनों फ्लोर का जो गैप होता है, आप जब स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो उसे हम लॉफ्ट कहते हैं गाइज। ओके, लॉफ्ट ये चीज़ है गाइज, यहाँ पर इन शॉप्स, अगर आप शॉप्स में देखा जाए तो 3 मीटर का भी लॉफ्ट्स वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं गाइज। ओके, क्लियर हेड रूम एंड द लॉफ्ट शॉल नॉट बी लेस देन 2.2 मीटर गाइज। ओके, 2.2 मीटर से कम अपना क्लियर रूम होना चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज के हिसाब से गाइज। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी हमारी एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम स्टोर रूम के बारे में। अगर आपको स्टोर रूम बनाना है तो मिनिमम उसका एरिया होना चाहिए, वो शुड नॉट बी मोर देन 3 स्क्वायर मीटर। ओके, बनाना तो अपन कितना भी बना सकते हो, मगर उसका जो भी लिमिटेशन है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज, जो भी आपके नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर ही आपको वही रूल्स के हिसाब से ही बनाना है। अगर आपको स्टोर रूम बनाना है तो उसका एरिया है कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी जो हाइट है गाइज वो होनी चाहिए लेस दैन 2.2 मीटर, शुड नॉट बी लेस दैन 2.2 मीटर। ओके, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अपने जो भी नॉर्मल हाइट होती है हमारे इंसान की, ह्यूमंस की, वो होती है 6 फीट। ओके, 2.2 मीटर यानी कि अपना होगा 7 फीट, तो उससे कम नहीं चलेगा। तो गाइज हर एक बिल्डिंग के लिए ड्रेनेज और सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, जो कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है गाइज, जो कि आपको हर एक बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए देना जरूरी है गाइज। हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है गाइज। जैसे कि आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखा जाए तो 135 लीटर्स पर हेड पर डे के हिसाब से आपको सप्लाई होना चाहिए। बाथरूम मिनिमम 1 हो चाहिए, WC 1 चाहिए, सिंक 1 चाहिए गाइज। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन 1 फॉर एवरी 100% सॉरी, वो WC 1 फॉर एवरी 25%, वॉश बेसिन 1 फॉर एवरी 25%। तो ये रिक्वायरमेंट है गाइज मिनिमम, जो कि आपको प्रोवाइड करनी है जब आप प्लान बनाते हो, जब आप उसका प्लानिंग करते हो तब। उसके बाद देखा जाए तो ये तो है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेस के लिए। उसके बाद होटल में देखा जाए तो WC आपको 1 पर 100 मेल्स। ओके, एंड 2 पर 200 फीमेल्स, तो सेम ही हो गए। 1 पर 100 पर्सन बनाना है, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है गाइज। उसके बाद यूरिनल्स 1 पर 50 मेल्स। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। इसके पहले भी हमने रूम के साइजेस के बारे में देखा है, हर एक रूम की साइजेस कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्क्वायर मीटर एरिया कितना होना चाहिए गाइज। वो इसके पहले वीडियोस में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको, बहुत कुछ वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। तो गाइज यहाँ पर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के बारे में और देखा जाए तो ये तो देखा हमने रेसिडेंशियल कमर्शियल होटल्स में। अगर आपने यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है 1 WC फॉर जो भी 35 पीपल्स, 45 लीटर्स फॉर हेड,
पर डे के हिसाब से। ओके, उसके बाद हॉस्पिटल में आपको 1 पर 8 बेड WC चाहिए, W बेसिन वॉश बेसिन चाहिए, 2 फॉर 30 बेड्स। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है गाइज। यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर आपको ये बुक्स PDF फाइल में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो गाइज, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको इसकी E-बुक में मेल कर दूंगा गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रिक्वायरमेंट चाहिए गाइज, जो कि आप जब प्लान बनाते हो तो कि इम्पोर्टेंट होती है गाइज। तो फ्रेंड्स, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बाय लॉज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट रूल्स है गाइज वाटर एंड सैनिटेशन के, ड्रेनेज सप्लाई एंड सैनिटेशन वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल के लिए देखा जाए तो 1 फॉर 25 मेल्स एंड WC फॉर 15 मेल्स। उसके बाद यूरिनल्स वाटर सप्लाई जो भी 45 लीटर्स पर डे पर हेड चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए गाइज। उसके बाद WC, जब यानी कि आप जब WC बनाते हो एक बिल्डिंग के लिए, एक कोई भी प्लान के लिए, तब आपको ये रिक्वायरमेंट देना ज़रूरी है गाइज। एक फैमिली के लिए एक टॉयलेट बाथ WC मिनिमम तो होना चाहिए। 1 पर्सन आपको जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है 135 लीटर्स पर हेड पर डे के हिसाब से देना चाहिए गाइज, जो कि एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये सारी थी हमारी वाटर सप्लाई और जो भी ड्रेनेज सिस्टम है हमारी, उसके लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वाटर सप्लाई, यूरिनल्स, WC, वॉशरूम बेसिन वॉश बेसिन, बाथरूम की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। उसके बाद देखेंगे हमारी जो भी पार्किंग ऑफ व्हीकल्स है गाइज, उसके हिसाब से आपको जो भी पार्किंग लॉट से, पार्किंग ऑफ नंबर्स ऑफ स्कूटर, साइकिल, कार से, उसके भी आपको एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, जो कि ओपन स्पेस कितना होना चाहिए आपको, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल बिल्डिंग, आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, उसके बाद मार्केट, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, प्लॉट्स। तो ये सारे टेबल से गाइज, जितना कम से कम कारपेट एरिया के ऊपर आपको कितनी पार्किंग अवेलेबल होते हैं गाइज एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। तो फ्रेंड्स, पार्किंग में देखा जाए तो यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मल्टी फैमिली हाई राइज बिल्डिंग है तो मल्टी फैमिली रेसिडेंस करेगी वहाँ पर। 1 पार्किंग फॉर एवरी पार्किंग स्पेस फॉर एवरी फैमिली। ओके, नंबर ऑफ कार, नंबर ऑफ स्कूटर, नंबर ऑफ साइकिल, तो एज़ पर डिपेंड ऑन कारपेट एरिया गाइज, वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्टोरेंट, लॉजिंग, एवरी 5 गेस्ट रूम में 1 पार्किंग तो होनी चाहिए, कार के लिए 2, स्कूटर के लिए 4। तो ये एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, ये मैं अपने खुद से नहीं किया है मैंने टेबल, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है गाइज, जो कि आपको जब आप प्लान बनाते हो तो अब आपको प्रोवाइड करनी होती है गाइज। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं बोलने नहीं वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही मैं आपको आपके साथ कवर करने वाला हूँ गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि पार्किंग और जो भी वाटर सप्लाई सिस्टम है वहाँ पर मिनिमम और रिक्वायरमेंट कौन सी कितनी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल बिल्डिंग्स में, सिनेमा हॉल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, और पार्किंग में अपने को कितने व्हीकल्स और कितना ओपन स्पेस प्रोवाइड करना है, वो आज हमने डिटेल में देखा गाइज। उसके साथ साथ आपको रूल्स फॉर लेआउट प्लान चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइज, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा गाइज आने वाले टाइम में, अगर आपने डिमांड किया तो। ओके, ये सारे थे हमारे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।